Hey guys, this is Preeti and we are here at your channel Short World. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 3 क्लास 10। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1919 तक चला था। इन दिस ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। तो सबसे पहले तो नेशनलिज्म होता क्या है, नेशनल मूवमेंट क्या थे, ये हमने यूरोप में भी पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद इंडिया में किस तरह से फैला, किस तरह से इंडिया को आज़ादी मिली। तो जो अपने देश के प्रति जो भावनाएं होती है वही हमारा नेशनलिज्म कहलाता है। और उस आज़ादी को पाने के लिए जो हमने मूवमेंट स्टार्ट करे उन्हीं को हम नेशनल मूवमेंट कहते हैं। तो किस तरह से ये नेशनल मूवमेंट पूरे देश में फैले, किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़कर गए और कैसे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया बना। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर, यहां पर आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन लेड टू द ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर loan and increased taxes, customs duties were raised and income tax introduced. Through the war year, prices increased, doubling between 19 and 13 and leading to the extreme hardship for the common people. अब क्या हुआ था, हमने सोचा, इंडियंस ने सोचा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर जो है वो इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे और हमें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के से कंडीशन किस तरह से खराब हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वॉर के दौरान, वॉर के बाद जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो किस तरीके से चेंज हुई। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जब भी वॉर होता है तो वॉर के लिए खर्चा चाहिए होता है, उसे कहते हैं हम डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। तो उस डिफेंस के लिए, वॉर के लिए जो खर्चा चाहिए, आज जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स के कपड़े यानी वर्दी जो होती है, ड्रेस जो होती है, टेंट बनाने के लिए, खाने पीने के लिए और वेपन्स के लिए जो खर्चा लगता है वो सब किससे वसूल किया जाता था, टैक्सेस के थ्रू। तो वहां पे ब्रिटिशर ने क्या कर दिए थे, टैक्सेस बढ़ा दिए थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी थी, जिससे कि सारा भुगतान किसको करना पड़ता था, आम जनता को। तो कॉमन पीपल की जो लाइफ थी वो और ज्यादा मिजरेबल हो गई थी। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन द सप्लाई सोल्जर्स। विलेजेस से जबरदस्ती सोल्जर्स, लोगों को भर्ती कराया जाता था, फोर्स रिक्रूटमेंट। इससे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया और 1918 एंड 1919, 20 से 21 कॉप्स failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. This was accompanied by an influenza epidemic. अब क्या हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा तो पहले ही था क्योंकि लोगों को जबरदस्ती भर्ती कर दिया जाता था और लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। उसके साथ साथ यहाँ पर क्रॉप्स भी फेल हो गई थी, यानी कि फसलों का खराब हो जाना। फसल खराब हो गई थी, इस बीच में खाने की शॉर्टेज हो गई थी, खाना सही से नहीं मिल पा रहा था, एपिडेमिक फैल चुका था। तो 1920 में बहुत बड़ी महामारी, अकाल, भूखमरी से काफी लोगों, 13 मिलियन लोग, 12 से 13 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। यानी कि अब लोगों को लगा कि चलो वॉर तो ठीक है, लेकिन वॉर के बाद ये सारी सिचुएशन बदल जाएगी। पीपल होप दैट their hardship would end after the war was over, but did not happen. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। At the stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. इस तरीके से उसी टाइम पे नए लीडर्स आए और नए लीडर्स ने एक स्ट्रगल का एक नया तरीका अपनाया। तो इसे हम कहते हैं सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के साथ बिना हिंसा के लड़ाई लड़ना। ठीक है, तो ये गांधी जी का नारा था, सत्याग्रही। गांधी जी जो थे सत्याग्रही थे, सत्याग्रह विदाउट वॉयलेंस। ठीक है, विदाउट वॉयलेंस, वो सच के मार्ग पर चले, तो उसे हम सत्याग्रही कहते हैं। वो 1915 में 9 जनवरी 1915 को वो जनवरी में
अफ्रीका से लौट कर आए थे, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में 1896 में 1896 में वहां पर जो रेसिज्म के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसमें जो उन्हें सक्सेस मिली थी उसके खिलाफ, तो वहां पर अफ्रीका को आज़ाद करने के बाद जब वो इंडिया आए तो यहाँ पर वो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। तो सबसे पहले द रेसिस्ट रिजिम विद अ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. उनका कहना था अगर तुम सच के रास्ते पे चलते हो, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो तुम्हें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, यानी कि बल की जरूरत नहीं है, तुम्हें हिंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अहिंसा के रास्ते पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर न्याय पा सकते हो। विदाउट सीकिंग वेंजेंस एंड बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो वो कहता है बिना बदले की भावना लिए, बिना जोश और मतलब बदला नहीं लेना हमें, बदले की भावना, बिना वायलेंस के हम सत्य की जीत कर सकते हैं, यानी कि अपने बैटल में जीत सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। पीपल इंक्लूड द ऑपरेसर हैड टू बी persuaded to they see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. तो उनका कहना था कि हमें अगर जो ऑपरेसर है, हमें उनको हमारी सच्चाई को देखना पड़ेगा। हम उन्हें फोर्सफुली किसी को वायलेंस के थ्रू हम सच को नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर हम बिना वायलेंस के ये सारी चीजें करेंगे तो वो जरूर हमें न्याय मिलेगा। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्म ऑफ द नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो उनका मानना, महात्मा गांधी का मतलब मानना था कि इस तरह से हम पूरे नॉन वायलेंस के बेस पर हम सारे इंडियंस को एक कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया के हर एक कोने में जाकर, हर जगह जाकर पहले लोगों की दशा देखी कि वो किस हाल में है। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized Satyagrahi movement in various places. In 1916, he traveled to Champaran in Bihar. सबसे पहले वो 1916 में 1916 में चंपारण गए। वहां पर जो पीजेंट्स थे, जो प्लांटेशन वर्कर थे, ऑपरेसिव प्लांटेशन वर्कर थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर सत्याग्रह का शुरुआत करी। 1917 में उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया गुजरात में, और 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ मिलकर भूख हड़ताल करी। तो भूख हड़ताल 1918 की जो ये मिल आंदोलन था उनका, वहां पर उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो ये कॉटन मिल वर्कर के लिए थे। तो ये सारी डेट 1916 चंपारण, 1917 सारे जो ईयर्स हैं, 1917 खेड़ा आंदोलन और 1918 अहमदाबाद मिल वर्कर, ये सारी डेट आपको याद हो जानी चाहिए। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? ये था 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। Emboldened with their success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। अब ये जो रॉलेट एक्ट था वो था क्या एक्चुअली में? दिस एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council. Despite the united operation of the Indian member, it gave the government enormous power to repress political activists. इसमें गवर्नमेंट को पावर दी गई थी। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, पॉलिटिकल लीडर को दबा सके। यानी कि बिना ट्रायल के 2 साल के लिए किसी को भी वो जेल में डाल सकते थे, बिना किसी के, यानी कि किसी को भी सस्पेंस के बेस पर वो जेल पे डाल देते थे। तो इस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको वो जेल में डाल दिया करते थे। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि ये इसके खिलाफ एक वो चलाया गया, नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडेंट चलाया जाए। वो तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, वर्कर वेंट इन ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन,
अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्स। तो इस तरीके से लोगों ने यहाँ पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ काम करना आंदोलन करना शुरू करा। यही इसी तरीके का एक आंदोलन वहां पर भी था। असेंबली थी, एक सिंपल पीसफुल असेंबली थी, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। कुछ लोग मेले में आए हुए थे, कुछ लोग असेंबली, यानी कि वहां पर 2 लोग, वहां के जो 2 नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उन दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया था रॉलेट एक्ट के तहत। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों ने एक पीसफुल असेंबली वहां पर जलियांवाला बाग में ऑर्गेनाइज करी थी। लेकिन वहां पर जो जनरल डायर ने वहां पर मार्शल लॉ के थ्रू सारे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, चाहे वो बच्चे थे, बूढ़े थे या फिर औरतें थी, सब पर। जो उनका मेन एंट्रेंस गेट था उसको बंद करवा दिया और सारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। तो इसे जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये है 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग 1919 को ये हुआ था। जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियां चलवाई थी। इस न्यूज से जो जलियांवाला बाग जो था, एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स एंड देयर वर स्ट्राइक क्लासेस विद द। इस घटना से और भी ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा और सारे लोग पुलिस पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करने लगे। सारे लोग स्ट्रीट पर आ गए और रैली निकालने लगे। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रेप्रेशन। गवर्नमेंट ने उन सब लोगों को रोकने के लिए बहुत बुरी तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करा, लोगों को ह्यूमिलेट करा, टॉर्चर करा, उनको अपनी नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया, उनको क्रॉल करना पड़ा जमीन पर और सलामी ठोकनी पड़ी। इस तरीके से लोगों को बेइज्जत किया गया और ऑप्रेस किया गया। इस तरीके से उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश करी। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. Mahatma Gandhi now felt that अभी भी जो ये रॉलेट एक्ट था, इसका जो सत्याग्रह चल रहा था, वो बस कुछ ही जो एरिया से, सिटीज और टाउन में ही चल रहा था। महात्मा गांधी चाहते थे कि ये ब्रॉड बेस्ड पर हुआ जाए, ये इंडिया के हर एक कोने में ये मूवमेंट चलना चाहिए। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslim closer together. तो वो ये जानते थे कि ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हिंदू और मुस्लिम को एक ना किया जाए। तो one way of doing this he felt was to take up the खिलाफत issue. उन्होंने खिलाफत जो इशू था उसका फायदा उठाकर हिंदू और मुस्लिम को एक करने की कोशिश करी। तो ये खिलाफत क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत ऑटोमन टर्की, ये दिख रहा है आपको, ऑटोमन टर्की यानी कि देश का नाम है। वहां के जो खलीफा थे, उनको जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम वहां के खलीफा को अपना धर्म गुरु मानते थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गया तो ब्रिटिशर के साथ उनकी बहुत ही जो हार्श ट्रीटी उनके साथ हुई। तो इसके साथ ऑटोमन जो एम्परर थे, उनके साथ उन्होंने बहुत ही जुल्म करे और इससे गुस्साए मुस्लिम लोगों ने उनके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले 2 भाई थे। एक थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ये 2 भाई थे। इन दोनों ने ये शुरू करा था खिलाफत आंदोलन। तो इसका फायदा उठाकर महात्मा गांधी ने, क्योंकि अब मुस्लिम भी किसके खिलाफ थे? ब्रिटिशर के खिलाफ थे। इंडियंस भी हिंदू भी किसके खिलाफ थे? ब्रिटिशर के खिलाफ थे। दोनों को, जब दोनों का दुश्मन एक ही है, तो दोनों ने मिलकर काम करने की सोची। तो इस तरह से गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिमों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। एट कलकत्ता सेशन में of the Congress in September 1920, he convinced other leader of the need to start a non-corporation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज। तो स्वराज का मतलब होता है अपना राज, स्व मतलब अपना और राज मतलब राज करना, यानी कि ब्रिटिशर को हटाकर इंडिया पे इंडियन का राज होना चाहिए, इंडियंस काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? मुस्लिमों को मिलाकर
और हिंदुओं को मिलाकर नॉन कॉरपोरेशन शुरू करा। नॉन कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब होता है सहयोग, साथ देना। नॉन मतलब साथ ना देना। तो हम किस तरीके से अंग्रेजों का साथ न दे। गांधी जी का मानना था अगर हम अंग्रेज अगर यहाँ पर है, इंडिया में है, तो वो भारतीयों की वजह से है, क्योंकि हम उनका साथ दे रहे थे। अगर हम उनका साथ देना छोड़ दें तो वो उनका रूल कब का खत्म हो जाता। तो वाई नॉन कॉरपोरेशन? इन हिज फेमस बुक, ये उनकी फेमस बुक थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉरपोरेशन। अगर इंडिया में ब्रिटिशर राज कर रहे हैं तो वो सिर्फ इंडियन की वजह से, क्योंकि इंडियन क्या कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉर्पोरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर। अगर हम उन्हें सपोर्ट करना छोड़ दें तो उनका जो ये रूल है वो 1 साल के अंदर ही कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। हाउ कुड नॉन कॉर्पोरेशन बिकम अ मूवमेंट? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से जो नॉन कॉर्पोरेशन एक मूवमेंट बन गया? गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, यानी कि ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो चलेगा ये चरणबद्ध तरीके से चलेगा, यानी स्टेप वाइज चलेगा। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल। सबसे पहले तो हमें अवार्ड, जो गवर्नमेंट हमें अवार्ड देती है, गवर्नमेंट जो अवार्ड है उनको वापस करना पड़ेगा। टाइटल्स जो है उनको वापस करना पड़ेगा। अगर कोई हमें अवार्ड देता है या टाइटल देता है और हम उसे वापस कर देते हैं तो इससे क्या होती है, उनकी बेइज्जती होती है। तो इस तरीके से हम पहले उनको कहेंगे कि नहीं, हमें तुम्हारे ये अवार्ड नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे टाइटल नहीं चाहिए, बस हमें आज़ादी चाहिए। तो इस तरह से हमें पहले सिविल सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, कोर्ट, जितने भी उनके फॉरेन गुड्स हैं, स्कूल्स हैं, वो सारी चीज़ों को हमें मना करना पड़ेगा, यानी कि हमें वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो भी हम उनका साथ दे रहे हैं। यानी हम अगर उनकी आर्मी में, उनकी पुलिस में, उनके कोर्ट में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स को हम खरीद रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमें मना करनी पड़ेगी। फुल सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन would be launched though the summer of 1920. Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively mobilized popular support for the movement. Many within the Congress were however concerned about the proposal. They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead the popular violence in the month between September and December. There was an intense tussle with the Congress while there seemed no meeting point between the supporters and the opponent of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation प्रोग्राम वॉज एडॉप्टेड। इसी बीच में कांग्रेस के बीच में आपस में भी लोगों के जो कांग्रेस लीडर थे उनमें भी आपस में मतभेद चलता रहा। लेकिन आगे स्टार्ट करते हैं। डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट, किस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मूवमेंट को अंजाम दिया गया। तो नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन, यहां से 1921 में ये स्टार्ट हुआ था। एंड वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। कौन कौन से ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया? एंड ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस, यानी कि सबकी स्वराज की जो भावना थी सबके लिए, स्वराज का मतलब जो था सबके लिए अलग था, सबकी इच्छाएं अलग थी, सब अलग अलग तरीके से अलग अलग इच्छाओं के कारण इस मोमेंट में भाग ले रहे थे। तो देखते हैं क्या था। All of them responded to the call of a Swaraj, but the term meant different things to different people. तो सबसे पहले देखते हैं movement in the town. टाउन में जो था movement किस तरीके से चला? The movement started with middle class participation in the cities. Thousands of students left the, बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ छोड़ दिया था। हेडमास्टर ने पढ़ाना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, रिजाइन कर दिए, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। इलेक्शन काउंसिल जो थे, काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड एंड प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास के अलावा बाकी सारे जो प्रोविंसेस थे उनमें इलेक्शन काउंसिल ने बॉयकॉट कर दिया था। अच्छा, वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण। मद्रास में जो, यहाँ पर मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थे इसने बॉयकॉट नहीं किया। क्यों? ये नॉन ब्राह्मण थे और इन्हें लगा
कि ये ही अच्छा मौका है सत्ता में आने का, यानी कि पावर गेन करने का ये अच्छा मौका है. Brahman felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahman had access to. तो उन्हें ये नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर पावर पाने का अच्छा मौका है, वो पावर जो सिर्फ ब्राह्मण ही एक्सेस कर पाते थे, यहाँ पर हम इसे पा सकते हैं. तो उन्होंने उसे बॉयकॉट नहीं करा. द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन The effect of non-corporation on the economic front were more dramatic. इकोनॉमी में किस तरीके से ये ड्रामेटिक हुआ? फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड. जितने भी फॉरेन विदेशी सामान था सबको बॉयकॉट कर दिया गया. लीकर शॉप हो गई, उस पर पिकेट्स की गए, एंड फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया, बॉनफायर किया गया. एंड द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन, यहाँ देखो इम्पोर्ट, यानी कि फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट था वो ड्रेस्टिकली कम हो गया. 1921 से 22 के बीच में बिल्कुल आधा हो गया. तो 102 करोड़ से वो 57 करोड़ पर आ गया था. Many places merchant and trader refused to trade in a foreign goods. Merchant traders उन्होंने foreign goods पे ट्रेड करना मना कर दिया था. Finance foreign trade as the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Production of Indian textile, meal and handloom went up. उस तरह से जो इंडियन डोमेस्टिक टेक्सटाइल था, वो इंडस्ट्रीज थी, वो ऊपर चली गई. बट दिस मोमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर द वेराइटी ऑफ रीजन. यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ये मूवमेंट क्यों स्लो डाउन हो गया. तो देखो स्लो डाउन होने का क्या कारण था. खादी क्लोथ वॉज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल क्लोथ एंड पुअर पीपल. अब हमारे इंडिया में गरीब थे लोग उस टाइम पे, और अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है. तो देखा जाए तो खादी पहनना हर किसी की बात नहीं. खादी बहुत महंगा आता है और गरीब लोग उसे ज़्यादा दिन तक अफोर्ड नहीं कर पाए. कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट. हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल क्लोथ. कितने दिनों तक वो मिल क्लोथ को बॉयकॉट करते हैं. उन्होंने दोबारा से खादी को मना करा और फिर से जो ब्रिटिशर्स जो कपड़े थे उनको पहनना शुरू कर दिया. कितने दिन तक जो थे स्कूल कॉलेजेस बंद होते, कितने दिन तक जो लीगल प्रैक्टिस थी वो बंद होती, क्योंकि उनके ऑल्टरनेट नहीं थे. मतलब अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट को छोड़ती हूँ या किसी स्कूल को छोड़ती हूँ तो उसकी जगह कुछ दूसरा भी तो होना चाहिए जहाँ पर हम जा सके. तो अगर मैंने ब्रिटिश स्कूल्स कॉलेजेस को छोड़ा है, उसके ऑल्टरनेट इंडियन स्कूल्स नहीं थे या इंडियन इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, इसलिए दोबारा से काम पर वापस जाना पड़ा. टीचर बिगन टिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर ज्वाइन बैक वर्क इन अ गवर्नमेंट कोर्ट. ये तो टाउन्स की बात थी. अब तो रिबिलियन इन द कंट्री साइड में क्या हुआ था. फ्रॉम द सिटीज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड इन ड्रू इन टू द फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ द पीजेंट एंड ट्राइबल्स. तो पीजेंट और ट्राइबल्स की क्या कहानी थी. विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया इन द ईयर्स. तो अवध की बात हम करते हैं. अवध में यहाँ पर देख रहे हो आप, पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा. तो रामचंद्रन थे ये सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन फिजी में ये वर्क करते थे. इंडेंचर्ड लेबर. तो इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं. ऐसे लेबर जिन्हें उनकी कमाई के मतलब जो उनकी जिनको उनके काम के बदले पैसा नहीं मिलता, यानी कि जो डेली वेजेस मिलते हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके बदले उसका पैसा नहीं मिल रहा है, उसे इंडेंजर लेबर कहते हैं, जैसे बधुआ मजदूर कहते हैं. द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार. तो यहाँ पर जो किसानों का मूवमेंट था वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ था. हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्सऑर्बिडेंटली हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर सेसेस. तो जो वो तालुकदार और जो लैंडलॉर्ड थे वो पीजेंट से, गरीब किसानों से, पीजेंट मजदूरों से हाई रेंट वसूल करते थे. तो उनके खिलाफ था यहाँ पर ये आंदोलन. पीजेंट हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट. पीजेंट्स को बेगार करनी पड़ती थी, बिना पैसे के लैंडलॉर्ड के यहाँ पर काम करना पड़ता था. एट टीनेज दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेनर एंड बीन रेगुलरली एविक्टेड, सो दे could acquire no right over the leased land. उन्हें कभी भी निकाल दिया जाता था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी. तो इसके खिलाफ वो काम करना चाहते थे, इसके खिलाफ वो आंदोलन में खड़े हो गए थे. तो वो चाहते थे कि डिमांडेड रिडक्शन रेवेन्यू में रिडक्शन हो जाए, एबोलिशन ऑफ बेगार को हटा दिया जाए, एंड ऑपरेसिव जो लैंडलॉर्ड है इनको हटा दिया जाए. इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद
वर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को सबक सिखाने के लिए नाई और धोबियों ने काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन, इन सब ने भी बंद कर दिया था। 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगिन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध, टॉकिंग टू द विलेजर एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रेवियंसेस। वहाँ पर अवध में जवाहरलाल नेहरू गए, उन्होंने विलेजेस के जो लोग थे वहाँ पर वहाँ पर उनके दुख को समझने की कोशिश करी और एक अवध किसान सभा का आयोजन करा, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया। वो लीडर थे। तो बाबा रामचंद्रन, a few others within month or 300 branches had been set up in village around the region. So when the non-corporation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो इस तरह से अवध के जो ये पीजेंट स्ट्रगल था इसको भी मूवमेंट में शामिल कर दिया गया था। बल्कि कांग्रेस लीडर वाज अनहैप्पी विद एज द मूवमेंट स्प्रेड। 1920 द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट वाज अटैक्ड, बाजार वाज लूटेड एंड grain hoarded and taken over in many places. Local leader told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the महात्मा गांधी, कहीं कहीं पर लोगों ने महात्मा गांधी के नाम पर हिंसा भी करनी शुरू कर दी थी। ये तो किसानों का आंदोलन था। अब देखें ट्राइबल पर्सन ने क्या किया। ट्राइबल पीजेंट जो थे, ट्राइबल यानी कि आदिवासी, तो आदिवासी जो थे उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, आदिवासियों के लिए स्वराज का। तो यहाँ पे गुडेम हिल्स दिख रहा है, ये गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुडेम हिल्स जो है वो कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स। इन्होंने अब मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट स्प्रेड कर दिया, गुरेला मूवमेंट के थ्रू इन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए। इनके जो लीडर्स थे वो थे अलूरी सीताराम राजू, ये है अलूरी सीताराम राजू। ये इनका कहना था, ये अपने आप को भगवान का, लोग इनको भगवान का अवतार मानते थे और इन्हें लगता था कि ये सारी लोगों की सारी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। क्लेम दैट ही हैड वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल एंड कुड सर्वाइव इवन। वो कहते थे कि अगर मुझे बुलेट भी लग जाए उसके बाद भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। कैप्टिवेटेड बाय द राजू द रिबेल प्रोक्लेम दैट ही वॉज इनकारनेशन यानी कि वो भगवान का अवतार है, इनकारनेशन ऑफ गॉड। राजू टॉक्ड द ग्रेटनेस, राजू ने महात्मा गांधी की महानता के बारे में बात करी, लेकिन साथ साथ वो ये भी मानते थे कि सिर्फ हम अहिंसा से चलकर आज़ादी नहीं पा सकते, हमें बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया। खादी एंड उन्होंने लोगों को समझाया, परसुडेड पीपल टू वेयर खादी, गिव अप ड्रिंकिंग, बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबर्टेड ओनली बाय द फोर्स, यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। तो वो गांधी जी के मानते तो थे, गांधी जी के आदर्शों पे चलते थे, लेकिन साथ साथ वो ये भी बोलते थे कि बिना बल के हम आज़ादी नहीं पा सकते। उनको उसके बाद राजू को कैप्चर कर लिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में। ओवर द टॉक बिकम अ फॉक हीरो, और वो उस टाइम के हीरो बन गए। तो कौन थे? अलूरी सीताराम राजू। इनके बारे में चरित्र लिखने के लिए आता है, इनका चरित्र लिखने के लिए आएगा। तो अलूरी सीताराम राजू, गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश के ट्राइबल पर्सन के लिए काम किया था इन्होंने। उसके बाद है स्वराज इन प्लांटेशंस। प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का क्या मतलब था? तो स्वराज, जो प्लांटेशन वर्कर यानी कि जो असम के टी बाग्स में काम करते थे, टी गार्डन में काम करते थे, उनके लिए स्वराज का मतलब था उनको अपने घर से बातचीत करना और घर के साथ, उनके गांव के साथ संबंध बनाए रखना, यानी कि उन्हें घर नहीं जाने दिया जाता था। अगर कोई प्लांटेशन वर्कर था, जब वो उस 4 दीवारी के अंदर आ जाता था तो उसके बाद उसे घर जाने की परमिशन नहीं होती थी। बिना परमिशन के वो जा नहीं सकते थे और परमिशन भी उन्हें बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन्ड, देखो उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड। जिस जगह पे वो रह रहे थे वहां से फ्रीली वो अंदर और बाहर जा सके, उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ इतना ही था। विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड गॉन,
अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, ये 1859 का जो एक्ट था, इसके अंडर प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के वो जा नहीं सकते थे, और इनफैक्ट उन्हें ये परमिशन मिलती ही नहीं थी, रियरली गिवन सच परमिशन। व्हेन दे हर्ड ऑफ द, जब उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन के बारे में सुना तो वो वहां से भाग निकले, और भाग के निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया गया, रेलवे स्टेशन पर ही, और उन्हें वहीं पे मार दिया गया। स्टैंड द हाउएवर नेवर रीच, अपने डेस्टिनेशन पर कभी पहुंच ही नहीं पाए, एंड बाय द वे बाय रेलवे एंड स्ट्रीम स्ट्राइकर दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप, उन्हें वहीं मार दिया गया। तो इस तरीके से हमने देखा टाउन में किस तरह से ये मूवमेंट चला, शहरों में किस तरह चला, गांव में किस तरह से चला, ट्राइबल पर्सन के लिए क्या था, प्लांटेशन वर्कर के लिए क्या था स्वराज का मतलब, तो सब अलग अलग मतलब लेके चल रहे थे, अपने उनके एस्पिरेशंस स्वराज के अलग अलग थे।